नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं की विषय हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 4 जो कि अर्धनारीश्वर नाम से हमारे पाठ में संकलित है उसे पढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर पाठ गद्य की जो विधा है निबंध वह है और इसके निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम रामधारी सिंह दिनकर जी का एक संक्षिप्त परिचय जानें। बच्चों, आपको जो स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रही है यह तस्वीर है रामधारी सिंह दिनकर जी की। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी है। यदि हम जन्म स्थान की बात करें तो दिनकर जी का जन्म स्थान सिमरिया, बेगूसराय, बिहार है। माता पिता दिनकर की माता का नाम मनरूप देवी था और पिता थे रवि सिंह। इनकी पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। दिनकर जी की शिक्षा की अगर बात करें तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास ही ली। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। साथ ही साथ 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इन्होंने बीए ऑनर्स किया और इनका विषय था इतिहास। इनकी वृत्ति की अगर बात की जाए तो ये प्रधानाध्यापक रहे एचई स्कूल बरबीघा के। सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के ये प्रोफेसर भी रहे हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर भी आसीन रहे। हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। आगे देखते हैं। दिनकर जी की साहित्यिक अभिरुचि की अगर चर्चा की जाए तो 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता इनकी प्रकाशित हुई थी। देश जो कि पटना से निकलता था, प्रकाश बेगूसराय से, प्रतिमा कन्नौज से, इन सभी पत्रों में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं इन्होंने लिखा और ये प्रकाशित होते रहे। 21 वर्ष की अवस्था में पहली पुस्तक जो कि कविता की थी वह थी प्राण भंग और यह 21 वर्ष की अवस्था में ही प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, खासकर अगर हम काव्य कृतियों की बात करें तो पहली कृति है इनकी प्रणभंग जो कि 1929 में, रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मिरथी 1952, नीलकुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में और कोमलता और कवित्व 1964 तथा हारे को हरिनाम 1970 में इनकी प्रकाशित हुई। ये काव्य कृतियाँ थीं और काफ़ी प्रसिद्ध हुई। बच्चों, आगे हम इनकी कुछ गद्य कृतियों को भी जानेंगे। गद्य कृतियों की अगर बात की जाए तो मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, संस्कृति के 4 अध्याय 1956, काव्य की भूमिका 1958, वट पीपल 1961, शुद्ध कविता की खोज 1966 और दिनकर की डायरी 1973 में प्रकाशित हुई। पुरस्कार एवं सम्मान की अगर बात की जाए तो संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथ ही उर्वशी पर
इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ मिला। राज्यसभा के ये सांसद भी रहे। पद्म भूषण एवं कई अलंकरणों से ये सम्मानित थे। राष्ट्रकवि के रूप में दिनकर जी समादृत हैं। बच्चों, अभी अभी हमने दिनकर जी का एक संक्षिप्त परिचय जाना। ऐसा कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के परम मित्र थे दिनकर। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तब तब साहित्य उसका हाथ थाम लेता है। यह ऐसा दिनकर और नेहरू के संबंध के विषय में ही कहा जाता है। बच्चों, आइए अब हम इनके कुछ साहित्यिक परिचय से भी रूबरू हों। आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, दिख भी रहा है। साहित्यिक परिचय से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। एक एक कर हम इन पर चर्चा करेंगे। कवि, साहित्यकार एवं समर्थ गद्यकार। यह पंक्ति दिनकर जी के लिए लिखी गई है कि दिनकर एक कवि तो थे ही, और वह भी राष्ट्र कवि, साथ ही साहित्यकार थे। साहित्यकार इसलिए क्योंकि ये साहित्य की विभिन्न विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। साथ ही साथ एक समर्थ गद्यकार भी थे। गद्य के जितनी भी विधाएं हो सकती हैं, गद्य की जितनी भावभंगिमा हो सकती है, सभी शैलियों को दिनकर ने अपनाया। गद्य एवं काव्य विशेषता अगर उसकी चर्चा की जाए तो इनके गद्य में एवं काव्य की जो विशेषता है वह प्रमुख रूप से गुणों की अगर चर्चा की जाए तो ओज गुण से संपुष्ट है। दिनकर की कृतियों को हम पढ़ते हैं तो उसमें ओज गुण सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ पौरुष, प्रभावपूर्ण वाग्मिता, रूपक धर्मिता आदि इनके गद्य एवं काव्य की विशेषताएं हैं। दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। छायावादोत्तर का अर्थ होता है छायावाद के बाद, छायावाद का उत्तर, उत्तर का अर्थ हुआ बाद में, पूर्व का अर्थ होता है पहले। तो छायावाद जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास का एक काल है। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में विभक्त है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत एक एक करके कई युग आए। जैसे सबसे पहला युग था भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, और फिर छायावाद, और उसके बाद छायावादोत्तर। छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद दिनकर की रचनाएं, और दिनकर छायावाद के बाद के कवि माने जाते हैं। छायावादोत्तर युग के दिनकर कवि हैं। आइए देखते हैं आगे। भारतेंदु युग से प्रवाहमान राष्ट्रीय भावधारा के महत्वपूर्ण एवं आधुनिक कवि। चूँकि आधुनिक काल के अंतर्गत छायावादोत्तर युग आता है, इसलिए दिनकर आधुनिक काल के कवि माने जाएंगे। किंतु इनकी लेखनी राष्ट्रीय भावधारा से परिपूर्ण थी, और यह राष्ट्रीय भावधारा भारतेंदु युग से प्रवाहमान थी। कविता लिखने की शुरुआत 30 के दशक में दिनकर जी ने की, अर्थात सन 1930 के आसपास। अपनी संवेदना और भावबोध से चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में ये हमारे समक्ष आए। यानी 1940 के आसपास दिनकर की ख्याति राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी थी। प्रबंध, मुक्तक, गीत प्रगीत, काव्य नाटक इत्यादि अनेक काव्य शैलियों में इन्होंने सफलतापूर्वक उत्कृष्ट अपना योगदान दिया। तो बच्चों, हमने दिनकर के साहित्यिक परिचय को भी जान लिया है। बच्चों, आगे और भी उनके साहित्यिक परिचयों को हम जानेंगे। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट। कहने का अर्थ यह है कि प्रबंध काव्य का जो क्षेत्र, जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है काव्य शैलियों में,
वह छायावाद के बाद यदि किसी कवि में आया तो वह दिनकर में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। छायावाद में और छायावाद से पहले प्रबंध कृतियाँ अधिक हुआ करती थी, किंतु छायावाद के बाद के कवियों में सबसे अधिक प्रबंध काव्य लिखने का श्रेय दिनकर को जाता है। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का विस्तृत एवं गंभीर अध्ययन तथा काव्य और गद्य दोनों पर उसकी स्पष्ट और मुखर छाप। कहने का अर्थ है कि दिनकर जी ने भारतीय साहित्य को तो पढ़ा ही था, साथ ही साथ इन्होंने पाश्चात्य साहित्य का भी गहन अध्ययन किया था। फलस्वरूप इन दोनों साहित्यों का प्रभाव दिनकर की विचारधारा पर, उनकी कृतियों पर, उनकी लेखनी पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जातीय महाकाव्य महाभारत और व्यास की कवित्व प्रतिभा का प्रभाव। कहने का अर्थ यह है कि दिनकर जी ने महाकाव्य महाभारत पढ़ा था और साथ ही व्यास की कई रचनाओं को पढ़ा था, जिसका स्पष्ट रूप से प्रभाव इनकी कृतियों पर दिखाई पड़ता है। बच्चों, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ये दोनों इनकी जो कृतियां हैं वह महाभारत से ही संबंधित हैं। रश्मिरथी भी तो कई कृतियों के रचनाकार रहे दिनकर, जो कि महाभारत के प्रसंगों से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि महाभारत का इन पर विशेष रूप से प्रभाव दिखता है, लेकिन इन्होंने इसे आधुनिक चिंतन और आधुनिक स्वरूप में ढाला है और यह कृतियाँ काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई। आगे देखते हैं। इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना। चूँकि दिनकर ने कई विषयों का अध्ययन किया था, कई महाकाव्य, कई साहित्यों का इन्होंने अध्ययन किया है, यही कारण है कि इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना इनमें झलकती है। काव्य चिंतन, संस्कृति चिंतन, भाषा चिंतन, समाज चिंतन, ये सभी दिनकर में परिलक्षित होते हैं। गद्य में विषय वस्तु, शैली, विधा और गद्य रूप की दृष्टि से इनका साहित्य, विशेषकर गद्य साहित्य, संबोधित साहित्य है। संबोधित साहित्य किसे कहते हैं? संबोधित साहित्य का अर्थ होता है संबोधन करना, किसी से कुछ कहना, अपनी बात को रखना, और दिनकर इसमें बहुत माहिर थे। अपनी बात को कहवाने के लिए, अपने विचार का प्रचार और प्रसार करने के लिए इन्होंने संबोधित साहित्य की कई रचनाएं की। इन्होंने केवल संबोधन व्यक्ति के स्तर पर नहीं किया, इन्होंने सामाजिक स्तर पर भी संबोधित किया है। समाज को कई सारे उन्होंने उदाहरण दे करके समाज की विचारधारा को परिवर्तित करने का प्रयास किया। ऐसे ही कोई राष्ट्रकवि नहीं होता। राष्ट्रकवि होने के लिए व्यक्ति से ऊपर उठना होता है, समाज के लिए सोचना होता है और किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सोच, उसकी विचारधारा जो कि प्रचारित हो, प्रसारित हो, इस स्तर के विचार रखने होते हैं, जो कि दिनकर में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। तो बच्चों, आज हमने दिनकर के साहित्यिक परिचयों को भी जाना, उनके विचारों को भी जाना, किंतु आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पाठ है अर्धनारीश्वर और यह एक निबंध है। तो इस निबंध के माध्यम से दिनकर क्या कहना चाहते हैं, इस समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए हम उस पाठ को पढ़ें और जानें। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है अर्धनारीश्वर, जो कि एक निबंध है और पढ़ने की सहजता के ख्याल से हमने इसे 3 अंशों में विभक्त किया है। प्रथम अंश में हम निबंध के 3 से 4 अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इन अनुच्छेदों में क्या लिखा है, क्या बताना चाहते हैं दिनकर, प्रत्येक अंश में उसके महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में हम उसके निबंध के सार को भी जानेंगे। आइए प्रथम अंश को देखते हैं। प्रथम अंश
और निबंध का पूरा एक सार। बच्चों, निबंध की शुरुआत दिनकर इस प्रकार करते हैं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आँखें, एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियाँ और उंगलियाँ अलकतक से लाल। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बागंबर से ढका हुआ। एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार। जटाजूट में लहर पुण्य की, शीतलता सुखकारी, बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। अस्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी। इसकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि ही होती है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता। संसार में सर्वत्र पुरुष ही पुरुष हैं और स्त्री स्त्री। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारित्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुण को अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराता है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। बच्चों, हमने अभी अभी दो अनुच्छेद पढ़ा। आइए प्रथम अनुच्छेद को पुनः देखें। दिनकर ने अर्धनारीश्वर के लिए शंकर और पार्वती के एक कल्पित रूप की कल्पना की है। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है आधा नर और आधा नारी का शरीर। और हमारे भारतीय समाज में, हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि शिव अर्धनारीश्वर के प्रतीक हैं। दिनकर यह बताना चाहते हैं कि शिव में जो शक्ति है वह आधी नारी की शक्ति है और हमारा समाज आधी शक्ति को एक आधी दुनिया बनाकर बांटे हुए है। दिनकर बताना चाहते हैं कि यह भारतीय समाज में जहाँ शिव और शक्ति दोनों ने अपना समन्वय कर रखा है, वहाँ हमारे भारतीय समाज में नर और नारी के बीच यह समन्वय, यह संतुलन नहीं दिखाई पड़ता। आगे वे कहते हैं, एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक रसमयी दूसरी विकराल। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्धनारीश्वर की जब हम कल्पना करते हैं, अर्धनारीश्वर के रूप को हम जब देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही मूर्ति की दो आंखें हैं, किंतु एक में रसमयी आंखें हैं और एक में विकरालता दिखाई पड़ती है। ऐसा कारण क्यों होगा? इसका कारण है कि एक आँख जो कि शक्ति की है, पार्वती की है, वह रसमयी है, जीवन दायिनी है, और दूसरी आँखें जो विकराल हैं
वह शिव की आँखें हैं, जिसमें जीवन को लेने, इस संसार को समाप्त करने की भी क्षमता है। किंतु ये दोनों आँखें एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई हैं कि वे दोनों एक दूसरे का संतुलन स्थापित की रहती हैं। आगे कहते हैं, एक ही मूर्ति की दो भुजाएं हैं। एक त्रिशूल उठाए हैं जो कि शिव की भुजा है, और दूसरे में चूड़ियाँ हैं, उनकी उंगलियों में आलता के लाल रंग हैं। यह रंग शक्ति के हैं। दो पाँव हैं जो एक जरीदारी साड़ी से ढकी हुई है जो कि पार्वती की है, और दूसरा पाँव बाघंबर से ढका हुआ है जो कि शिव का है। दिनकर ने लिखा भी है कि एक हाथ में डमरू, यह हाथ किसका है? शिव का। एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार। एक में डमरू की गूंज है तो एक वीणा में, एक हाथ में वीणा की आवाज़ जो कि अत्यंत सरल, मधुर और शांत होती है, और डमरू की आवाज़, डमडम की जो आवाज़ होती है वह आवाज़ ओज की होती है। आगे वे कहते हैं, एक नयन में गरल, गरल का अर्थ होता है विष। एक की आंखें विष से भरी हैं और एक की आंखों में संजीवनी की धारा है। संजीवनी की धारा यानी शक्ति की आंखें, पार्वती की आंखें, और गरल की जो आंखें हैं, विष की जो आंखें हैं, वह आंखें हैं शिव की। आगे कहते हैं, जटाजूट में लहर पुण्य की, शीतलता सुखकारी, बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। दिनकर कहते हैं कि जिसके जटा में लहरें हैं, जिसकी चेहरे पे जो हमें शीतलता देती है, सुखकारी है, ऐसे बालचंद्र और द्रिपित और त्रिपुंड पर मैं बलिहारी जाता हूँ। इस भाव भंगिमा पर 3 आड़ी रेखाओं वाले तिलक, जिसे त्रिपुंड कहते हैं, उस पर मैं बलिहारी जा रहा हूँ। यह दिनकर कहते हैं कि शिव और पार्वती दोनों का एक समान और मिला हुआ रूप है, मगर जब हम अपने शिव और शक्ति से अलग हटकर मनुष्य पर आते हैं तो यहाँ नर और नारी दोनों में बहुत दूर का रिश्ता दिखता है। ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि नर शिव के रूप में है और नारी पार्वती के रूप में। वे भारतीय चिंतन और भारतीय दर्शन पर आश्चर्य करते हैं कि हम जिस सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ से शिव और शक्ति दोनों ने समन्वय कर रखा है, अर्धनारीश्वर का एक रूप ले रखा है, भला उस भारतीय समाज में नर और नारी में यह विभाजन कैसे हो गया? कैसे दोनों एक दूसरे से समानता नहीं बल्कि विषमता की रेखा पर खड़े हैं? आगे वे कहते हैं कि यह सारी कल्पनाएं शक्ति और शिव के बीच समन्वय दिखलाने के लिए की गई हैं, किंतु नर और नारी के बीच कहीं कोई समन्वय नहीं दिखता। आगे देखते हैं, लेखक कहते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। यही कारण है कि यदि किसी में अगर एक दूसरे के गुण आ जाए तो वे दोष नहीं होते। हमारे समाज में यदि पुरुषों में स्त्रियों के गुण देखे जाते हैं तो हम उन पर हंसते हैं, कटाक्ष करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुषों में स्त्रियों के गुण आने पर वह स्त्रैण हो जाएंगे, और साथ ही साथ नारियों के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया गया है कि वे नारियों की तरह रहें, स्त्रियों की तरह सहज और कोमल रहें। अगर उनमें पुरुषों के गुण दिखाई पड़ते हैं तो वह भी आदर्श नहीं माना जाता। दिनकर इस सोच पर, इस विचार पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। जहाँ शिव और शक्ति ने एक दूसरे के गुणों को अपनाया है, वहाँ नर और नारियों ने
एक दूसरे के गुणों से बचना चाहा है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या नर में नारियों के गुण आ जाएं और नारियों में नर के गुण आ जाएं तो ये हास्यास्पद स्थिति होगी? यह सोचने वाला प्रश्न है। दिनकर ने यहीं से इस निबंध को आगे बढ़ाया है और हमारे समक्ष एक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि नर और नारी के बीच गुणों का बंटवारा होना क्या सही है? क्या नर में नारी का दिखना और नारी में नर का दिखना क्या गलत है? आइए निबंध के आगे के अंशों को देखें। दिनकर कहते हैं कि पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारित्व में बट्टा लगेगा। कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं उसमें एक कमी आ जाएगी। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुण को अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराते हैं। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। दिनकर कहते हैं कि स्त्री और पुरुष ने दोनों ने आपस में एक विभाजन रेखा खींच ली है और दोनों एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहते, एक दूसरे के गुणों को अपनाना ही नहीं चाहते। उनका मानना है कि नर के गुण बिल्कुल अलग हैं और नारियों के गुण अलग। आगे के अंशों को देखते हैं। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। अपने मन से उसने जहाँ चाहा नारी को बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। स्वयं वह वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है, ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है, विचार पति और भावना पत्नी रही हैं। जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। नर है विधाता का मुख्य तंतुवाय जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है। नारी का काम उस वस्त्र पर छींटे डालना है। बच्चों, अभी अभी हमने देखा कि दिनकर ने कहा कि नारियों को जो स्थान दिया गया, इस स्थान को देने में नारियों से उनकी राय ही नहीं पूछी गई। यह पूछा ही नहीं गया कि क्या नारियों को जो स्थान दिया जा रहा है समाज में, वह उन्हें प्राप्त करना भी चाहती हैं या नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि नरों ने, पुरुषों ने स्वयं ही नारी के लिए एक अलग सत्ता बना दी। स्वयं को ग्रीष्म मान बैठा और नारी को वर्षा, जो केवल बरसती ही रहे। साथ ही उन्होंने अपने आप को तंतुवाय माना। तंतुवाय का अर्थ होता है बुनकर, बुनने वाला, और नारियों को केवल वस्त्र पर छींटे डालने का कार्य दे दिया गया, अर्थात केवल सजावट के कार्यों में नारियों को लगा दिया गया। वे इतना ही नहीं कहते। दिनकर कहते हैं कि पुरुषों ने स्वयं को धूप माना और नारी को चांदनी। जहाँ भी अधिकार क्षेत्र की बात आती है, सत्ता की बात आती है, वहाँ पुरुषों का राज रहा और स्त्रियों को केवल सीमित कर दिया गया, अधिकार क्षेत्रों में बंटवारा कर दिया गया। विचार की अगर बात की जाए तो वह पुरुषों के हक में आ गई। कहने का अर्थ है कि कोई विचार देना, किसी पक्ष पर अपनी राय देना
यह कार्य केवल पुरुषों के अधीन हो गया और उस पर केवल सहमति बना लेना, भावना बन जाना, यह कार्य केवल स्त्रियों के पक्ष में आया। क्या स्त्रियां इसके लिए तैयार थीं? क्या उनसे राय लिया गया कि वह विचार बनना चाहती हैं या भावना? उन्हें स्वयं ही छाया बना दिया गया? उन्हें स्वयं ही वर्षा का दर्जा दिया गया? क्या ये उचित था? दिनकर ऐसे ही प्रश्न धीरे धीरे करके हमारे सामने खोलते जा रहे हैं और यह विचार करने के लिए मजबूर करते हैं कि हम जानें कि क्या स्त्रियों की स्थिति जो इस समाज में आज है, क्या उनकी स्वयं की देन है, पुरुषों की देन है, या यह शुरू से चली आ रही किसी परंपरा की देन है। तो बच्चों, हमने अंश 1 के अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 को पढ़ा और इन अनुच्छेदों के माध्यम से यह जाना कि दिनकर ने समाज में नारियों की स्थिति पर केवल चर्चा नहीं की, बल्कि कई सारे प्रश्न भी रखे हैं और इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं खोजने के लिए उन्होंने एक खुला मैदान भी छोड़ रखा है। वे बताना चाहते हैं कि नारियों की स्थिति यदि समाज में दयनीय है या फिर असमान है, तो इसके कारण में, इसके मूल में क्या होगा। बच्चों, इस निबंध के आगे के अंशों को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।